नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को कवर करते हुए ये हमारा छठा वीडियो है जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन को पढ़ रहे हैं। पद्य संकलन को पढ़ते हुए हम लोगों ने 7 कविताओं को पढ़ लिया है और आज हम इस वीडियो क्लास में 8वां कविता को पढ़ेंगे। ये 8वां कविता है रिंगचिंगिया, जिसे लिखा है प्रफुल्ल कुमार राय ने। तो आइए देखते हैं इस कविता को। इस कविता को पढ़ने से पहले हम अगर इस कविता का सारांश के रूप में देखें कि ये कविता किसके बारे में लिखा गया है, तो ये जो कविता है उसे प्रफुल्ल कुमार राय ने अपने बीते हुए सुनहरे दिनों को याद करते हुए लिखा है। और वो कहते हैं कि जो बीता हुआ जो समय है वो एक कोमल तितली के समान था, जो थोड़ा सा सुख दे करके हमसे दूर जो है उड़ करके चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जो बीता हुआ समय है, जो बहुत ही खुशमयी समय था, वो भी थोड़ा सा खुशी दे करके हमारे से दूर चला गया। तो उसी के संबंध में कवि ने इस कविता का नाम रिंगचिंगिया रखा है। मतलब रिंगचिंगिया का अर्थ होता है कोमल सा एक रंगीन तितली। अब हम लोग बात करते हैं इस पहले पद की। तो इस पहले पद में लिखा हुआ है, आयोगे आइज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भुइयां रहे परली कौन फांदे, संग साथ गेले कहाँ महुआ बनक सूर, कुवार रातिक धोवल चांद खोइर माझिक धूर। तो देखिए आयोगे यहाँ पे लिखा गया है दुख प्रकट करने के लिए। आइज का अर्थ होता है आज, मोर का अर्थ होता है मेरा, मन का अर्थ होता है मन, काले का अर्थ होता है क्यों, कांदे का अर्थ होता है रोना, सरग का अर्थ होता है स्वर्ग, ठाव का अर्थ है यहाँ पे जगह, भुइयां का अर्थ है यहाँ पे जमीन, रहे का अर्थ है रहना, परली का अर्थ है पढ़ना, कौन का अर्थ है किस, फांदे का अर्थ होता है जाल में। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हम सब किस फांद में पड़ गए, हम सब किस फेर में पड़ गए, हम सब किस झमेला में पड़ गए कि हमारा स्वर्ग जैसा जो जमीन था, जो भूमि था, वो बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया, उसका खूबसूरती जो है वो खत्म हो गया, ऐसा कवि कहते हैं। संग साथ गेलें कहाँ महुआ बनक सूर, कुवार रातिक धोवल चांद खोइर माझिक धूर। अब देखिए संग साथ का अर्थ होता है दोस्त यार मित्रगण, गेलें का अर्थ होता है चला गया, कहाँ का अर्थ होता है कहाँ, महुआ का अर्थ होता है महुआ का पेड़, बनक का अर्थ है जंगल, सूर का अर्थ होता है देवता, कुवार जो है वो है महीना, कुवार का अर्थ होता है महीना, और राति का अर्थ होता है रात में, धोवल का अर्थ होता है धुला हुआ चांद, खोइर का अर्थ है यहाँ पे गांव का एक मुख्य स्थान, जिस स्थान पे सभी नौजवान बूढ़ा बुजुर्ग औरतें बच्चियां सब मिल करके रीझ रंग करते हैं, किसी भी प्रकार की खुशी मनाते हैं। तो गांव के उस मूल स्थान को जो है खोइर कहा जाता है नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है, तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि समय बदलने के साथ साथ पुराने मित्र, जंगल का देवता महुआ पेड़, कुवार मास के पूर्णिमा की रात को अखरा में होने वाला नाच और उस नाच से उठने वाला धूल, वो सभी जो है वो समय बीतने के साथ में बदल गए, वो समय बीतने के साथ में कहीं खो गए, ऐसा कवि प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं। दूसरा पद्य है, सांझ बिहान पीपर गछे कतई चेरे बेरे, फुल सुंदरी बेरा सब गेलई कतई दूरे। सांझ बिहान, सांझ का अर्थ है शाम का बेला, बिहान का अर्थ है सुबह का बेला, पीपर का अर्थ है पीपल का पेड़, गछे का अर्थ है गछ मतलब पेड़ होता है, कतई का अर्थ होता है कितना, चेरे बेरे का अर्थ होता है चहचहाहट, पक्षियों की चहचहाहट, फुल सुंदरी बेरा का अर्थ होता है फूल के समान सुंदर बेला, सब का अर्थ होता है सभी कोई, गेलें का अर्थ होता है चला गया, कतई का अर्थ होता है कितना, दूर का अर्थ होता है दूरे। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि का भावार्थ है कि
पुराने समय में जो शाम सुबह में पीपल के पेड़ में पक्षियों की चहचहाहट थी, वो फूल सुंदरी बेरा जो है वो हमसे दूर चला गया। समय बीतने के साथ साथ वो फूल सुंदरी बेरा, फूल के समान सुंदर बेला हम सबसे दूर चला गया। दूसरा जो पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है, करम टोली में मांदर बाजतक धातिंग तादंग भिनसरिया मुर्गा कर कोकरेचो बांग। देखिए, करम टोली जो है वो रांची का एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है जहाँ पे करम पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और वहाँ पे मांदर जब बजता तो वो आवाज करता धातिंग तादंग। जो आवाज है मांदर का उसे लिखा गया है धातिंग तादंग, जो आवाज है उसे यहाँ पे इंगित किया गया है। भिनसरिया मुर्गा कर कोकरेचो बांग। भिनसरिया का अर्थ होता है अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल ही सुबह का समय, जिस समय में सूरज नहीं निकला हुआ होता है उस समय मुर्गा जो है वो बांग दे करके लोगों को जगाता है। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए कहते हैं कि करम टोली में जो मधुर मांदर का आवाज मिलता था, मधुर मांदर का आवाज आता था, वो अब वहाँ नहीं रहा। भिनसरिया सुबह सुबह जो है वो मुर्गा का कोकरेचो बांग जो था वो भी समय के साथ मानो कहीं खोसा गया है। इन दोनों पंक्तियों से कवि का यही भावार्थ है। अब अगले जो पंक्ति है उसको हम लोग देखते हैं, अगला पद। अगला पद है, घाटो धायर सिकरी जोर तक लील आकाश माझे मनक माझे कतई सुर झंझनाए के बाजे। घाटो का अर्थ होता है एक प्रकार का पक्षी, उसका नाम है घाटो। धायर का अर्थ है यहाँ पे लाइन बनाना। सिकरी का अर्थ होता है चेन के समान। जोड़तक का अर्थ होता है एक दूसरे को जोड़ करके बनाया हुआ लाइन। लील का अर्थ होता है नीला। आकाश का अर्थ होता है आसमान। माझे का अर्थ होता है बीच में। मनक का अर्थ होता है जो घाटों पक्षी, यहाँ पे मनक का जो अर्थ है वो है घाटों पक्षियों के बीच में, घाटों पक्षियों के बीच में के लिए यहाँ पे मनक शब्द का प्रयोग किया गया है। माझे कतई सुर, माझे कतई सुर, सुर का मतलब यहाँ पे घाटों पक्षियों के द्वारा निकाला हुआ जो आवाज है उसे कहा गया है। झनझनाए के बाजे मतलब झनझन करके बहुत ही सुंदर तरीके से बजता था। तो इन दो पंक्तियों का अगर हम भावार्थ देखें तो इन दो पंक्तियों में कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए बताते हैं कि वो पुराना समय कितना खुशनुमा था जब घाटों पक्षी नीले आसमान के बीच एक पंक्ति बनाया करते थे। इन पक्षियों की चहचहाहट से आकाश भी मानो गूंज उठा करती थी, ऐसा कवि कहते हैं। और अभी का जो समय है वो ऐसे घाटों पक्षियों की धार को नहीं देख पाते हैं, तो एक तरह से वो दुख प्रकट कर रहे हैं। दूसरा पंक्ति है यहाँ पे जो लिखा हुआ है तीसरा पंक्ति में, सुरजू डूब तक पहाड़ पारे का जैन कतई खने कुद फूलती रिझे भैर किलई जने तने। सुरजू का अर्थ होता है सूरज, डूब तक का अर्थ होता है सूरज का डूबना, पहाड़ का अर्थ होता है पहाड़, पारे का अर्थ होता है पीछे, पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे। का जैन कतई खने क्या पता कितना समय में, कतई खने कहने का मतलब है कितना समय। जैन का अर्थ होता है, जैन का अर्थ होता है जानना। कुद फूलती रिझे भैर किलेक जने तने मतलब जब कवि प्रफुल्ल कुमार राय छोटे थे तो वो इधर उधर अपने दोस्त यारों के साथ में घूमते थे फिरते थे, तो उसी को लिख रहा है कुद फूलती। रिझे का अर्थ होता है खुशी में। किलेक जने तने, किलेक जो बच्चे की किलकारी है उसे यहाँ पे कहा है। जने तने का अर्थ होता है जिधर तिधर। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इन दो पंक्तियों में कवि बीते समय में अपने मित्रगणों के साथ इधर उधर घूमते हुए इतना मशगूल हो जाया करते थे कवि प्रफुल्ल कुमार राय कि उनको समय के बारे में पता ही नहीं चलता था। तो वो कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ में खेलने कूदने में इतना ज़्यादा व्यस्त थे कि सूरज कब पहाड़ के पीछे डूब जाता हमें पता भी नहीं चलता था। इन दोनों पंक्तियों का यही भावार्थ है।
अब हम बात करते हैं ये जो हमारा चौथा पद है उसके बारे में। हांसी खेल लुका चोरी चार पियार बने, राइत अंधारे भग जोगनी झकमकाल तरीगने, आजी मोर कहनी कहलक वोहे आंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे दहकत छाती। अब देखिए हांसी का अर्थ होता है हंस हंस कर, खेल का अर्थ होता है खेलना, लुका का अर्थ होता है लुका छिपी, यहाँ पे लुका चोरी जो लिखा हुआ है वो लुका छिपी है। चार प्यार मतलब चार दोस्त जो है वन में जंगल में। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि बीते समय में हम चार दोस्त जो है वो जंगल में हंस हंस करके खुश हो करके एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए लुका छिपी खेला करते थे। रात अंधारे भग जोगनी झकमकाल तरीगने, और उन दिनों रातों में जो जुगनू है, भागजोगनी का अर्थ होता है जुगनू, जो जुगनू है वो बहुत ही सुंदर लाइट्स के समान चमका करती थी। और आकाश में जो है वो तरीगन, तरीगन का अर्थ होता है तारे, वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से चमका करते थे। आज के समय में ये सब देखने के लिए मुझे नहीं मिलता है, ऐसा प्रफुल्ल कुमार राय इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। अगले पंक्ति में प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा है, आजी मोर कहनी कहतक ओहे अंधार राती, बाघ भालू डाइन बिसाही डरे दलकत छाती। देखिए आजी जो है वो दादी को कहा जाता है, मोर का अर्थ होता है मेरा, कहनी का अर्थ है कहानी, कहलक का अर्थ है आजी मतलब दादी कहानी सुनाया करती थी। ओहे अंधार राती, अंधार का अर्थ होता है अंधेरा, राती का अर्थ होता है रात में। बाघ भालू कहने का अर्थ है यहाँ पे जो जंगल में रहने वाले शेर हैं, बाघ है, भालू है, उसके बारे में। डाइन बिसाही कहने का अर्थ है जो चुड़ैल वगैरह की कहानियां हैं उसके बारे में लिखा गया है। डरे दलकत छाती, दलकना मतलब कि छाती में जब तेज धड़कन हो जाता है डर की वजह से, उसे कहा जा रहा है यहाँ दलकत छाती। तो इस पद में जो है वो कवि कहते हैं कि उन्हीं अंधेरी रातों में हमारी दादी हमें बाघ भालू डाइन बिसाही के कहानियां सुनाया करती थी, जिन्हें सुन करके हम लोग बिल्कुल ही डर जाया करते थे। तो इन दो पंक्तियों का ये भावार्थ था। अब हम लोग जो छठा पद है उसके बारे में, नहीं पांचवा पद है, ये है हमारा पांचवा पद। तो इस पांचवा पद में हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, दूर बने सियार करते कतई हुआ हुआ, आजी मोर हाइस कहतक मांगत हेरे पुआ, सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हासी, टोंगरी ऊपरे कोका दादा सुर धरतक बांसी। तो देखिए दूर का मतलब है बहुत दूर में, बने का अर्थ है जंगल, सियार का अर्थ है लोमड़ी, करते मतलब करता है, कतई, कतई का मतलब है कितना, हुआ हुआ, जो लोमड़ी का आवाज है वो हुआ हुआ आता है जंगल में, जब आप सुनिएगा तो हुआ हुआ उसका आवाज आता है, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है हुआ हुआ। आजी मोर हाइस कहतक मांगत हेरे पुआ, तो यहाँ पे जो दादी है वो कहती थी कि मांगत का अर्थ है मांग रहा है, रे पुआ, पुआ जो है वो मीठी रोटी को कहा जाता है नागपुरी भाषा भाषी क्षेत्रों में। तो इन दो पंक्तियों का क्या भावार्थ है? इन दो पंक्तियों में कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए कहते हैं कि जब दूर जंगल में सियार हुआ हुआ क्या किया करते थे, तो हमारी दादी हमसे कहती थी कि तुम लोगों से सियार जो है वो पुआ मांग रहा है, मीठी रोटी मांग रहा है, जाओ तुम लोग उसको दे दो तो वो रोना बंद कर देगा। ऐसा कह करके दादी जो है वो हंसा करती थी। सरगे उगतक गोटा चांद धोवल उकर हासी, टोंगरी ऊपरे कोका दादा सुर धरतक बांसी। सरगे मतलब है सभी तरफ, चारों तरफ, उगतक का अर्थ होता है उगना, गोटा चांद कहने का अर्थ है पूर्णिमा का चांद, धोवल उकर हासी मतलब जब पूरा चांद आसमान में उग जाता था तो उसका जो हंसी है वो बिल्कुल ही एक हंसमुख चेहरा के समान दिखाई पड़ता था।
तो उसी को बोल रहा है धोवल उकर हांसी, बिल्कुल साफ सुथरा हंसी। टोंगरी का अर्थ होता है यहाँ पे जो छोटा छोटा पहाड़ है, जो छोटा छोटा चट्टान है, उसे टोंगरी कहा गया है। ऊपरे का अर्थ है तो चट्टान के ऊपर में। कोका दादा, कोका दादा मतलब यहाँ पे कोका भैया, कोका नाम है जो एक भैया है कवि का। सुर धर तक बांसी, तो सुर का अर्थ है यहाँ पे जो मुरली का जो बांसुरी का धुन है उसे सुर कहा गया है। बांसी का अर्थ है बांसुरी। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या भावार्थ है? तो इन दोनों पंक्तियों में कवि अपने पुराने समय के कोका दादा को याद करते हुए कहते हैं कि जब चारों तरफ आसमान में पूर्णिमा की चांद खिल जाती थी तो हमारे कोका दादा जो है वो चट्टान में चढ़ करके, चट्टान के ऊपर चढ़ करके बहुत सुंदर, बहुत मधुर बांसुरी बजाया करते थे। आज के दिन में मुझे वो सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती है। ऐसा सोच करके कवि प्रफुल्ल कुमार राय अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को दुख प्रकट करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है बन पहाड़, ये छठा पद है। बन पहाड़े ढोढ़ा घाघ हद हद बोले, नींद घोर मन मोर सपना कर राज खोले। देखिए, बन का अर्थ है जंगल, पहाड़ का अर्थ है पहाड़, ढोढ़ा का अर्थ है जब ऊंचे जगहों से नदी की धारा, चाहे कोई भी झरने की धारा गिरती है तो एक छोटा सा गड्ढा बना देता है, तो उसी छोटे से गड्ढे को ढोढ़ा कहा जाता है। घाघ का अर्थ है झरना। हद हद बोले, हद हद उसका आवाज निकलता है। घाघ चाहे झरना का। नींदक का अर्थ है नींद। घोरे का अर्थ है जो आपका घनघोर नींद है उसे कहा गया है। मन का अर्थ है मेरा मन, कवि का मन, कवि का जो चित्त है उसे कहा गया है। मोर का अर्थ है मेरा। सपना का अर्थ है यहाँ पे सपना कर राज खोले, सपना का राज खोलता है। तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है? तो इन दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं पुराने समय को याद करता हूँ, तो पुराने समय में जो जंगल, पहाड़, पर्वत में नदियों के बहने की आवाज़, झरनों की बहने की आवाज़ आती थी, वो मुझे आज भी याद आते हैं। और जब ये मुझे याद आते हैं तो जब मेरी नींद जो है वो टूट जाया करती है, ऐसा लगता है जैसे ये कोई सपना मात्र था। ऐसा कवि अपने पुराने समय को याद करके कहते हैं, क्योंकि अब ये सब चीज़ें जो है वो गांवों से भी खत्म होने लगा है। तो इसीलिए कवि इन सब चीज़ों के प्रति अपना संवेदना व्यक्त करते हैं और दुख प्रकट करते हैं। अगला पंक्ति में लिखा हुआ है रानी बगीचा सिंदूरिया आंबा कतई लाले लाल, बूढ़ा आजा कतई हांसी हांस तक बूढ़ा गाल। यहाँ रानी बगीचा कहने का मतलब है आम के पेड़ों का एक बगीचा जिसका नाम है रानी बगीचा। उस बगीचा में एक ऐसा आम है, ऐसा आम का पेड़ है जिस पेड़ में बहुत ही सुंदर लाल 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 आम फलता है। और उसी लाल आम को ही हम लोग नागपुरिया भाषा में सिंदूर के रंग के जैसा होता है, सिंदूर के रंग के जैसा उस आम का रंग होता है, इसीलिए उसे हम लोग सिंदूरिया आंबा कहते हैं। कतई लाले लाल, तो उस आंबा को बोल रहा है, उस आम को बोल रहा है कि कितना लाल लाल है। बूढ़ा आजा कतई हांसी हांस तक बूढ़ा गाल, यहाँ पे कह रहा है कवि कि बूढ़ा आजा, बूढ़ा दादा, आजा का अर्थ है यहाँ पे दादा। कतई हांसी हांस तक बूढ़ा गाल, तो इन दो पंक्तियों में कवि का भावार्थ है कि रानी बगीचा में सिंदूरिया आम को देख करके, उसकी खूबसूरती को देख करके हमारे जो बूढ़ा दादा थे वो बहुत खुश होते थे और उसे देख देख करके हंसते थे, इतना हंसते थे, इतना मुस्कुराते थे कि उनका गाल जो है वो थक जाया करता था। तो अब मुझे वो सब पुराने दिन या पुराने दिन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ऐसा कवि प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से। अब ये जो सातवां पद है, इस सातवां पद में क्या लिखा हुआ है? जतरा लेज तक कुंजल काका लेके मोके कांधे,
छपंग छपंग नाच भूलती धुंधक पड़ाक साथे। यहाँ जतरा का अर्थ है यहाँ पे मेला। और लेजतक का अर्थ होता है ले जाना। कुंजल काका, काका का अर्थ होता है चाचा। लेके मोके कांधे, मतलब जो कुंजल काका हैं वो कवि को अपने कांधे पर बैठा करके मेला देखने के लिए ले जाया करते थे। छपंग छपंग नाइच भूलती, जो बच्चा लोग पानी को देखता है तो कैसे उसके ऊपर में कूदता है, तो उसको ही बोलते हैं छपंग छपंग नाचना। भूलती धूंधाक बाड़ाक साथे, यहाँ पे धूंधाक जो है वो नाम है, बाड़ाक का अर्थ होता है यहाँ चाचा का दोस्त। तो इन दो पंक्तियों में कवि का जो कहने का भावार्थ है वो ये है कि कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए कहते हैं कि हमारे कुंजल काका जो है वो मुझे अपने कंधे पे बैठा करके मेला घुमाने ले जाया करते थे, और हम बच्चे जो हैं वो पानी में इधर उधर छपंग छपंग नाचते थे और हमारे धुंधा बाड़ा के साथ में बहुत मस्ती किया करते थे। उन सब दिनों को कवि याद करते हैं और अपना संवेदना व्यक्त करते हैं। रामधनु कर मेला कतई कांस नदीक तीरे, उमैक बढ़तक नदी धोड़ाक धार बहतक धीरे। यहाँ पे लिखा हुआ है रामधनु कर मेला। रामधनु कर मेला एक मेला लगता है कतई कांस नदी के तीरे, जो कांची नदी है ना उस नदी को यहाँ पे लिखा गया है कांस नदी। उस नदी के किनारे, कांस नदी के किनारे, कांची नदी के किनारे रामधनु का मेला लगता था, जिसमें जो नदी की धारा है वो ऊपर में बहुत ही तेजी से बहती थी। उमैक बहतक नदी, ऊपर की ओर जो नदी ढलान से आती थी वो नदी बहुत ही तेजी के साथ बहती थी, लेकिन ढोढ़ा में मतलब गड्ढे में गिरने के बाद जब वहां से धारा निकलती थी तो वो बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे वहां से बहती थी। तो इन दोनों पंक्तियों के माध्यम से कवि का क्या भाव अर्थ है, तो इन दोनों पंक्तियों में कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए कहते हैं कि हम अपने कुंजल काका के साथ में उनके कंधे में बैठ करके रामधनु के मेला में जाया करते थे, जहाँ कांची नदी के किनारे लगता था। वहाँ पर नदी की धारा जो है बहुत ही सुंदर तरीके से कल 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 करते हुए बहती थी, और नदी जब ढोढ़ा मतलब गड्ढा में गिरती थी तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाया करती थी। इन सब चीज़ों को देख करके कवि प्रफुल्ल कुमार राय को बहुत ही आनंद महसूस होता था, और उन्हीं समय को याद करके कवि प्रफुल्ल कुमार राय इस कविता को लिखे हैं। अगली पंक्ति, जो अगला जो पद है उसे हम लोग देखते हैं, वो है धक धूमर से मैर फूल माघ फागुन दिने, बरंडोकर झिकझोर सरई फूल बने। धक धूमर मतलब कि बिल्कुल झुंड के झुंड। सेमैर का अर्थ होता है सेमल का पेड़ का फूल। माघ फागुन कहने का अर्थ है यहाँ पे जो मिड जनवरी है वहां से लेकर के मिड मार्च तक के समय को यहाँ पे माघ फागुन कहा गया है, जिस समय में जो जंगल है, बगान है, उस सभी जगहों पर फूल खिलते हैं। बरंडो का अर्थ यहाँ पे है आपका चक्रवात। झिकझोर का अर्थ होता है जो बिल्कुल ही किसी भी चीज को हिला देता है, वैसे चीजों को झिकझोर कहते हैं। सरई का अर्थ होता है यहाँ पे सरई का फूल। सरई पेड़ जो सखुआ है उस पेड़ के फूल को सरई फूल कहते हैं। बने का अर्थ होता है जंगल में। तो इन दोनों पंक्तियों में कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि माघ फागुन के दिनों में जो सुंदर सेमैर का फूल था, सरई का फूल था, उसे जो तेज आती हवाएं हैं, जो चक्रवात है, वो पूरे फिजा में इतने सुंदरता के साथ बिखेर दिया करती थी कि वो देखते ही बनता था। अब वो समय, वो जो दृश्य है वो देखने के लिए नहीं मिलता है, ऐसा कवि प्रफुल्ल कुमार राय कहते हैं।
अब ऊ हासी कहाँ कहाँ पगला मनक रीत, खखरा खोजे आकुल मन चेड़गा तेर मीत। देखिए तो यहाँ पे इस पंक्ति में लिखा है कि अब वो खूबसूरत पल कहाँ है, अब वैसा समय भी नहीं रहा। ना ही कोई अपना बेवजह से कोई किसी के लिए मदद करता है, ना ही कोई किसी के सहयोग में किसी के हंसी में हंसता है, ना ही कोई किसी के दुख में दुख होता है। वो पुराने दिन जो है वो एक सपना की तरह, एक रिंगचिंगिया पेपला की तरह जो है वो उड़ करके हमसे दूर चला गया, ऐसा कवि कहता है। खखरा का अर्थ यहाँ पे है केकड़ा, खोजे का अर्थ होता है खोजना, आकुल का अर्थ होता है व्याकुल, मन का अर्थ है मन, चेड़गा का अर्थ होता है टेडगा। टेडगा मतलब कि इंग्लिश में जिसको कैलोट्स कहते हैं, एक प्रकार का ना ये छिपकली प्रजाति का है जो झाड़ियों में मिलता है। तैर मीत, मीत का अर्थ होता है यहाँ पे मन। तो यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अभी के जो लोग हैं वो धन, खखरा जो है यहाँ पे धन संपदा को दिखा रहा है, वो धन संपत्ति को पाने के लिए इतना व्याकुल है, इतना उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि लोग अपने मन को शांति देने के बजाय अपने मन को बेचैन करके रखे हुए हैं उस टेटंगा के समान, और किसी भी आदमी के मन में खुशी नहीं है, ऐसा कवि प्रफुल्ल कुमार राय इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। आगे लिखते हैं, खोपे खोप बदरिक धुंध उधियाल मातल चले, जिंदगी तोर बदरी माय तिले तिल गले, आयज कते दूर आली और जाब कहाँ, से दिन कर रिंग चिंगिया पेपला पावब कहाँ। पेपला देखिए यहाँ पे तितली को कहा गया है, रिंग चिंगिया का अर्थ है कोमल, तो कोमल तितली है, कोमल खूबसूरत तितली जो है रिंग चिंगिया पेपला है। खोपे खोप मतलब जो बादल है वो बिल्कुल ही झुंड के झुंड एक जगह से दूसरे जगह जब बादल बन जाता है और हवाएं बहती हैं तो बादल जो है वो देखिएगा कि एक जगह से दूसरे जगह इधर उधर भटकते फिरता है, बिल्कुल ही एक मातल आदमी के जैसा, बिल्कुल नशे में जो धुत आदमी है उसके जैसा जो बादल है वो इधर उधर घूमते फिरता है। जिंदगी तो बदरी माए तिले तिल गले, तो ठीक उसी तरह से, ठीक उसी मता हुआ बादल के समान हमारा जीवन हो गया है, जो इधर उधर बिल्कुल ही घूम करके अपने जीवन को खत्म कर रहा है। और दिन दिन मतलब समय जैसे जैसे बीत रहा है, तिल तिल कहने का मतलब है पल पल भर में वो हमारा जो प्यारा जीवन है वो हमसे दूर जा रहा है, हमसे छूटता जा रहा है, ऐसा कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। आज कते दूर आली और जाब कहाँ, इसका अर्थ है आज हम लोग अपने पुराने दिनों से कितना ही आगे आ गए हैं, कितना ही हम लोग विकसित हो गए हैं, लेकिन इससे और दूर हम लोग जाएंगे कहाँ, कितनों भी दूर जाएंगे, लेकिन हम लोग जो बचपन में हमारा जो बचपन का खुशी था उसे हम नहीं पाएंगे, ऐसा कवि प्रफुल्ल कुमार राय जो है इन दो पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं। तो यहाँ पे कविता का जो भावार्थ है, शब्दार्थ है, वो सभी का सभी जो है वो खत्म होता है। अंत में कुछ शब्दार्थ जो है वो दिए हुए हैं किताब में, तो उसे देखते हैं। फांदे में परख मतलब मुसीबत में पड़ना, मतलब मुसीबत में पड़ना, मतलब किसी के जाल में पड़ना। खोइर का अर्थ होता है गांव का एक मुख्य स्थान, तो उसी को लिखा है गांव कर मुद ठाव। लील का अर्थ होता है नीला। उसके बाद में भिनसरिया का अर्थ है यहाँ पे सुबह 4 बजे का समय, उसके आसपास का समय जब सूरज नहीं उगा रहता है। बरंडो का यहाँ पे अर्थ है तेज चलती हवाएं, और उन्हीं हवाओं से बनता है चक्रवात। उमई का अर्थ है उमड़ता हुआ। पेपला का अर्थ है फतिंगा, जो तितली है उसे कहा गया है। अब हम लोग आते हैं जो दूसरा हमारा लास्ट पार्ट है इस पोयम का, वो है कविता का क्वेश्चन आंसर, कि इस कविता से किस प्रकार के प्रश्न उत्तर जो है वो पूछे गए होंगे, तो उसे देखते हैं। आयोगे आइज मोर मन काले कांदे, सरक ठाव भूया रहे परली कौन फांदे। ये जो कविता है इसे किसने लिखा है, तो इस कविता को लिखा है प्रफुल्ल कुमार राय ने।
रिंगचिंगिया कविता कर रचना कौन विद्या में करल जाहे। तो देखिए, ना ही ये खंड है, ना ही ये गीत है, ये है कविता की संरचना में इसकी रचना की गई है। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कौन बछर होए रहे। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है वो 8 फरवरी 1926 ईस्वी को जन्म लिया था। उनका जन्म जो है वो 8 फरवरी 1926 को हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमार के कौन नाव से जानल जायला। जो प्रफुल्ल कुमार राय है उन्हें प्यार से जो बाकी नागपुरी क्षेत्र के कवि हैं उन्हें दादा कहते हैं। खोयर का के कहल जायला, मतलब खोयर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गांव के मुद ठाव के, मतलब गांव के मुख्य स्थान को खोयर कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा जो कविता है रिंगचिंगिया, जिसे प्रफुल्ल कुमार राय ने लिखा था, वो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कविता पसंद आएगा और इस कविता का जो पीडीएफ लिंक है, जो पीडीएफ नोट्स है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से जा कर के इस कविता का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।